भीलवाड़ा से आया हूँ। भीलवाड़ा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, लगभग 500 किलोमीटर होगा। 1973 में मेरा जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ और मेरी इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा राजस्थान की ही है। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने इसे बताया आपको, सिंपली बीकॉम मैंने किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे। मैं उनकी सारी क्वालिटी को प्रणाम करता हूं और जिंदगी भर ये वादा करता हूं कि आपसे सीखता रहा हूं और आपसे सीखता रहूंगा। राइट? तो मुझे कोई पूछता है कि आपका गुरु कौन है, तो मेरा आंसर होता है आप। क्या आंसर होता है? और दुनिया में हर व्यक्ति का यही उत्तर होना चाहिए। जब एक गुरु बनाओगे तो कट्टर बन जाओगे और कट्टरपंथा किसी भी सीमा के टॉप पर नहीं जा सकता। आपको कट्टर नहीं बनना है, सभी को गुरु बनाना है। जो भी अच्छी बात है उसे लेना, खराब बात को नहीं लेना। क्योंकि मेरी अपलाइन बोलती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो उसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं ना। तो सीखना चाहो कोई भी सिखाएगा। मेरी 4 साल की डॉटर ने 28 साल की एज में मुझे पेस्ट करना सिखाया। उससे पहले मैं रगड़ रहा था इधर से उधर। एक दिन 28 साल की एज में संडे के दिन वो मुझे ऐसे घूर रही। मैंने कहा क्या हुआ? कि डैडी इतने बड़े हो गए, पेस्ट करना नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं तो इतने सालों से कर रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं। तो नहीं, आप समझिए, आपकी दांतों की लाइन है स्ट्रेट, मसूड़े हैं ऊपर और नीचे, और आप ब्रश को यूं यूं घुमा रहे हैं। हमारी मैम ने बताया है कि पेस्ट करने का सही तरीका है झिकझक 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 झिकझक। एक चाटा मारा, 4 साल की डॉटर ने समझा दिया। सीखना चाहो तो कोई भी सिखाएगा, और ना सीखने की कसम खाओ तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं। सीखेंगे? मेरे गुरु हैं आप, और आपको लगता है कि आपका गुरु हूं मैं, और ये कंफ्यूजन जिंदगी भर चलते रहना चाहिए। तुम भी गुरु, मैं भी गुरु, हो जाते हैं शुरू, फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी ही गुरु है। जो चाहे वो सिखा दे, वहीं से चालू है। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी 19.5 साल की एज में? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, कुछ लोग ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है। हर चीज में स्वाह करना जरूरी है। सोचो समझो उत्तर दो यार। कोई एक दिन में 1 सेकंड में देने की जरूरत नहीं है, आप मस्ती से दे सकते हैं। राइट। परिवार का इकोनॉमिकल कंडीशन मेरा अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो 250 रुपए पेंशन आया करती थी, मकान थोड़ा बड़ा था, उसका 250 रुपए किराया आता था, 500 रुपए की टोटल इनकम थी, 6 भाई बहनों का परिवार था, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, और मेरे माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह ये सबसे लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। उनके सपने के सहारे मैंने पढ़ना लिखना चालू किया। हर साल पास होता था, लेकिन पैसों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं 5वीं 6वीं क्लास में भी पैसों के बारे में सोचता था। क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव और टेंशन आती थी तो उसकी वजह पैसा होती थी। तो बचपन से सोचता था कि पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने। और इसकी शुरुआत मैंने 6वीं क्लास से चालू की। 6वीं क्लास में मैंने सबसे पहले पतंग की दुकान लगाकर अपना पहला बिजनेस चालू किया। ₹1.60 पूरे साल में मैंने इकट्ठा किया। ₹1.60 पूरे साल। जिस समय सारे बच्चे टॉफी खाते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस समय में
उस लॉलीपॉप की इच्छा को दबाकर पैसे इकट्ठे करता था। बहुत दिक्कत होती थी बचपन में, मन को एकाग्र करना बहुत कठिन काम है, इसलिए बच्चे को बहलाया फुसलाया जाता है ना। इसलिए कहावत क्या बनी है, मुझे बच्चा समझा है क्या, हमेशा बार बार बोलते हैं ना, बच्चा समझा है क्या मुझे। लेकिन बच्चे के अंदर इतनी एकाग्रता आना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मेरे अंदर थी। 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में मेरी क्लास में एक क्लासमेट थी मेरी, जिसका नाम था ललिता राजपूत। 5वीं क्लास में वो क्या रोज लॉलीपॉप लेकर आती थी और मैं लाता नहीं था तो मुझे चिढ़ाती थी। वो एक ही लॉलीपॉप को 1 महीने तक चलाती थी। ज्योमेट्री बॉक्स में लॉलीपॉप रखती थी, मैं जो ही नजर आता था वो ज्योमेट्री बॉक्स को खोलती थी, रेपर खोल के लॉलीपॉप को चाटती थी मेरे सामने और चाट के वापस बंद करके रख देती। तो मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने लक्ष्य को देखता था मुझे लगता था कि ये फालतू की बात है, बकवास है। तो मेरी अपलाइन ने एक बात मुझे सिखाई है कि जब तक जीवन के कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन के जब तक कोई गोल नहीं है, जीवन के जब तक कोई टारगेट नहीं है, तब तक जीवन बेकार है। और जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं है वो जानवर की तरह ही जीता है। जीवन में गोल नहीं है, क्योंकि जीवन में बिना गोल के, बिना टारगेट के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज यहां से आपका घर पर जाने का टारगेट होगा ना तो ही आप पहुंचेंगे। अगर बिना किसी टारगेट से इस हॉल से बाहर निकल जाओगे तो किसी के भी घर में पहुंच सकते हो और जूते खाकर भी आ सकते हो। लेकिन अपने घर के टारगेट में आप अपने ही घर पर पहुंचोगे, राइट। अब टारगेट लेते ही आपकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे आपको घर पर 10 मिनट में पहुंचना है तो आपको तेज गति से कार, एक टैक्सी लेनी पड़ेगी। अगर 30 मिनट में पहुंचना है तो आप ऑटो से काम चला लेंगे। अगर 1 घंटे से पहुंचना है तो आप रिक्शा ले लोगे। और कहते हैं कि 2.5 घंटे में पहुंचना है तो आप पैदल पैदल रवाना हो जाएंगे। यानी जैसा लक्ष्य वैसी स्पीड। हेलो, तो लक्ष्य होना जरूरी है। अगर कुछ लोगों का लक्ष्य है ही नहीं, जीवन में क्या करना है उन्हें पता ही नहीं, तो फिर इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भैंस का सुबह सुबह निकलते हुए कोई लक्ष्य नहीं होता, वो तो घूमती रहती है, जहां पर भी पानी मिलता बैठ जाती है। हमारे भी हिंदुस्तान में ऐसे आदमी पाए जाते हैं। अभी मिस्टर अजय जी और पंकज जी के साथ में कार में आ रहा था, एक रोड पर जेसीबी गड्ढा खोद रही, तो 20 आदमी केवल देख रहे हैं, क्योंकि घर से वो बिना लक्ष्य बना के निकले थे। तो उनके पास इतना टाइम है, वो जहां पर भी खड़े हो जाते हैं, देखना चालू कर देते। लेकिन जिनका टारगेट था वो रुक नहीं रहा था। किसी का ऑफिस जाने का टारगेट था, किसी का सामान लाने का टारगेट था, वो तेज गति से निकल रहे, वो देख भी नहीं रहे। लेकिन जिनका कोई टारगेट नहीं, वो बस गड्ढे को देख रहे। क्या हो रहा, जैसी भी कर क्या, बिना टारगेट के सब अधूरा, सब खत्म। 6ठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाई। 1 रुपया 60 पैसा मेरे पास था। 1 रुपया 60 पैसे से मैंने अपने भाई से उधार लिए। 6ठी क्लास में उधार लिए भाई। उधार लेना एक कला है, उधार लेना एक साइंस है। और उधार देने वाला हमेशा 3 प्रश्न पूछता है। जब भी कोई तुम्हें उधार देगा तो 3 प्रश्न पूछेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। आप जब बोलेंगे उधार चाहिए तो पहला पूछेगा क्यों। होम लोन, हाउस लोन, शादी का लोन, पर्सनल लोन, क्यों क्यों चाहिए। दूसरा, जब क्यों क्लियर होगा तो बोलेगा क्या करेगा। तीसरा वो पूछेगा कैसे चुकाएगा। तीसरा क्या पूछेगा, चौथा पूछेगा मेरा क्या फायदा। 4 बातें पूछेगी। और मेरे भाई को ये चारों बातें पूछनी थी, लेकिन मैंने पहले ही एडवांस में जवाब दे दिया। मैंने भाई से बोला, भाई आपके पास भी 1 रुपया 60 पैसा है, उधार चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं पतंग की दुकान लगाने वाला हूं। और पतंग की दुकान ही क्यों लगाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पता कर लिया है कि पतंग की दुकान
में जो पतंग 10 पैसे की बिकती है वो होलसेल में कितने की मिलती है, एक पतंग में कितना मार्जिन है और होलसेल की दुकान कहाँ है। और मैं अगर यहाँ दुकान खोलता हूं तो कितनी दूरी तक कोई सी भी दुकान नहीं है, यानी इधर के सारे ग्राहक मेरे हो जाएंगे। और अगर इतनी पतंग बिकेगी तो इतना तो मेरा मार्जिन फाइनल है। और इतना अगर मेरा मार्जिन हो गया तो आप मुझे ₹1.60 दोगे, हम आपको ₹1.90 3 महीने में वापस देंगे। मेरा भाई इतना कन्विंस हो गया कि इसने मुझे तुरंत 6ठी क्लास में, वो 8वीं में था, ₹1.60 उधार दे दिया। दैट इज द कॉल प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी करोगे कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। रोज सुबह उठो, लिखो ना कागज पर करना क्या है आज। लेकिन हम तो कुछ लिखते नहीं, हम तो पहले रवाना हो जाते हैं, देखते हैं कि जो होगा वो ही कर लेंगे। और जब बिना प्लानिंग के करोगे ना, कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। दुनिया के एक एक अरबपति व्यक्ति काम करता है तो प्लानिंग से करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, भगवान ने सबको दिए हैं 24 घंटे। अब उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करोगे? बिना प्लानिंग के करोगे तो 24 घंटे भी जीरो हो जाएंगे, और प्लानिंग के करोगे ना तो 24 घंटे लाखों घंटों में तब्दील हो जाएंगे।